Everyone, and now we're going to start with the social studies book for class 8th and the book name is Vienna People. तो इसमें हम पढ़ेंगे when, where and how, कब, कैसे और कहाँ और क्यों हुआ. ओके हमने मिडिवल इंडिया में पढ़ा था कि मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में. हम पढ़ने वाले हैं इसमें मॉडर्न टाइम के बारे में जो आज हो रहा है. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था मिडिवल इंडिया के बारे में 18th सेंचुरी तक. हम पढ़ने वाले हैं राइज कैसे हुआ मुगल एम्पायर का, हमने वो भी पढ़ा था. डिक्लाइन कैसे हुआ 1707 में जब औरंगजेब आया, तो उसके बाद जो वीक रूलर्स आए उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए. ओके डिफरेंट स्टेट और रूलिंग क्लास, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक खालीपन जो पावर का था कि मुगल के बाद कौन आया, और उसके बाद तो एक तरीके का ये वैक्यूम था, वो रूलिंग क्लास आई डिफरेंट, उन्होंने पूरा किया. दस वी हैव मैनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैविंग सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज. तो बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीति में डेवलपमेंट्स आए. हमने ये भी देखा कि जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ उसके बाद तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था. तो ये सब मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सून आफ्टर द ब्रिटिश एरा इन इंडिया बिगिन, इवन दो द ब्रिटिश हैड फर्स्ट केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, दे मैनेज टू गेन पॉलिटिकल पावर. तो जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो वो ट्रेडर्स के तौर पे आए थे. हमने पढ़ा था कि किसने, जहांगीर ने उन्हें चार्टर दे दिया. चाहे थॉमस रॉय जो आए थे जहांगीर के कोर्ट में, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप ट्रेड कर सकते हो. तो उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल गई. ठीक है. हमने बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्हें पॉलिटिकल पावर मिल गई. दिस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. ब्रॉट मतलब लाए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सार तरीके से चेंज आने लगा. द डोमिनेशन बाय द colonial पावर एंड इफेक्ट्स हेल्प इन द ब्रिंगिंग फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म. अब क्या हुआ कि जो कॉलोनियल पावर थी वो क्या होगी, डोमिनेट करने लगी, मतलब अपना राज्य फैलाने लगी और जो इंडियंस थे उन्हें दबाने लगी. और क्या हुआ इसके बाद, नेशनलिज्म हुआ, राष्ट्रवाद बढ़ा इंडिया में. तभी तो गांधी जी आए थे और ये सब नेशनलिज्म हुआ था. तो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए गांधी जी के द्वारा जब वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए. तो हम पढ़ेंगे. Prior to the coming of the British, European traders from Portugal, France, Spain and Holland and had already arrived in India. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले यूरोप से ही कुछ ट्रेडर्स आए थे, जैसे पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये इन सब जगहों से ट्रेडर्स आए थे. ओके एंड द रिचेस ऑफ द कंट्री एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्पाइस ट्रेड अट्रैक्टेड. रिचेस मतलब बहुत सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, और इन द प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें पता था कि बहुत प्रॉफिट होगा. स्पाइस ट्रेड जैसे मैंने बताया, कैराडमोम और स्पाइसेस वगैरह, इनसे बहुत उनको फ़ायदा होता था, इसलिए वो आए. 16th सेंचुरी मैनी ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश. बहुत सारी कंपनीज ब्रिटिश ने सेटअप कर ली. फ्रेंच एंड डच कंपनीज भी आ गई. सिंस देयर वाज अ हाई डिमांड ऑफ इंडियन पेपर, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट. इंडियन पेपर मतलब स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, जो आज कपड़े बुने जाते थे उस टाइम पे, और हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड था. ओके सो यूरोपियन ट्रेड फ्लरिश एंड इन टर्न. ओके सो यूरोपियन जो ट्रेड था वो फ्लरिश हुआ, बहुत बढ़ने लगा. सी इन 16th सेंचुरी मेनी ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश. फ्रेंच इंडिया कंपनी, जो हमने ये सब पढ़ चुके हैं. तो हैंडीक्राफ्ट जो थे मुगल ट्रेजरी में, बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा उनका ट्रेड. सून देवर इमर्ज अ राइवलरी बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज. लेकिन क्या हुआ, राइवलरी होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट. फाइनली इट वाज द इंग्लिश हु सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग मोनोपोली ओवर द ट्रेड. बहुत सारी यूरोप से पावर आई थी, लेकिन इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, केवल वही ऐसी कंपनी थी जिसने मैनेज करा मोनोपोली, मतलब अपना एक राज्य बनाने में. ओके इंडिया में बना. द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी सो द कंसोलिडेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पावर. 18th सेंचुरी में क्या देखा हमने, सेकेंड हाफ में, मतलब 1750 के बाद क्या हुआ, प्लासी के बाद, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया इंडिया पे. दे एस्टेब्लिश अ लार्ज वेल ग्राउंडेड डोमिनियन इन इंडिया बाय सीजिंग पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इंडियन रूलर्स. तो उन्होंने वेल ग्राउंडेड डोमिनियन, अपना डोमिनियन बनाया एक, और पॉलिटिकल पावर हड़प ली किसकी, इंडियन रूलर्स की, जो भी रूल कर रहे थे वहाँ पे. इन द सियास वी विल फोकस, इन द क्लास वी विल फोकस ऑन हाउ दे बिकम द पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ इंडिया एंड द इमर्जेंस ऑफ द कॉल टू एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल. कैसे वो ब्रिटिश में वो बन गए, डोमिनेट कर गए, और कैसे उनका एंड हुआ. ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे. न्यू रूलर्स, न्यू एरा. ओके द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड द कल्चरल स्पेस ऑफ इंडिया. सब
ये जो थे इन एस्पेक्ट में चेंज आए। इन दिस बुक विल डील विद द 2.5 सेंचुरी इन विच इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय द कॉलोनियल पावर। 250 साल तक इंडिया कॉलोनियल पावर से ग्रसित था, मतलब एक तरीके की बीमारी ही थी, लोगों में लगता था कि ये ब्रिटिशर्स ने आके गलत किया। विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द नेशनल मूवमेंट अलॉन्ग विद द आइडियाज रिवोल्यूशन एंड द प्रोमिनेंट लीडर्स हु फॉर्म्ड क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स को तो भगाना था, तो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुई, गांधी जी ने करे, बहुत सारे लीडर्स थे उस टाइम पे, उन सब ने किए। एंड प्रोमिनेंट लीडर्स फॉर्म्ड क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। और ये एक क्रूशियल कंपोनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनल मूवमेंट में जो हुए थे, ठीक है। सो by the 18th century there was a widespread imperialism. Many European companies including Britain, France, Germany, Portugal, Netherlands had established colonies in Asia and Africa. तो ये सारी जो जगह थी, इन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। द ब्रिटिश कॉलोनीज वर टुगेदर अंडर क्राउन कॉलोनी। जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी वो क्राउन कॉलोनीज कहलाने लगी। ऑल ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज इंडिया वॉज द मोस्ट कवर्ड पार्ट ऑफ द coveted part of the British Empire and was often referred to as the jewel of the British crown. तो इंडिया को क्या बोला जाता है? ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। एक तरीके जैसे क्राउन होता है, उसको सजाने के लिए जो ज्वेलरी यूज़ होती है, उसी तरीके से इंडिया जो था ब्रिटिशर्स की पावर थी, एक तरीके का उनका गुरूर था कि हम इंडिया पे कंट्रोल किए हैं, ठीक है। द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो सॉ द यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इनटू द नेशन विच इज़ नोन एज इंडिया। तो ब्रिटिशर्स जब आए थे तो इंडिया नहीं था, बहुत सारे सब ग्रुप्स में डिवाइड था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने वाले इंडिया बना। द नेटिव प्रिंसली स्टेट्स हैड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी एंड दे हैव अलाउड द रूल देमसेल्फ। एक्सेप्टेड मतलब जो नेटिव प्रिंसली थे, जो राजा राज्य कर रहे थे इंडिया पे, उन्होंने ब्रिटिश को महत्व देना शुरू कर दिया। सुप्रीमेसी मतलब वही सब कुछ है। एंड अलाउड टू रूल देमसेल्फ, और कहा कि ठीक है आप हमें रूल कर सकते हो हमारे ऊपर। द टेरिटरीज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिश वर कॉल्ड द ब्रिटिश राज। जो ब्रिटिश राज डायरेक्टली कंट्रोल करते थे उन्हें ब्रिटिश राज कहते थे। अंडर विच मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल वर एस्टेब्लिश्ड एज प्रेसिडेंसीज। तो जब ये लोग पहली बार आए थे ना, तो 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, बिकॉज ये सी के किनारे थे। दिस प्रेसिडेंटी एक्ट एज द मेन सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज दिल्ली है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिकल कैपिटल, उसी तरीके से उस टाइम पे ये तीनों थी, ओके। अंडर Unlike the earlier invaders, the Indians could never stop seeing the British as foreigners, and thus they could never be assimilated into the Indian masses. Indians ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को फॉरेनर्स की तरह ही देखा हमेशा से, and thus they could never be assimilated into the Indian masses. इसीलिए ब्रिटिशर्स कभी भी इंडिया में घुल मिल नहीं पाए, इंडिया के मासेस में रह नहीं पाए, एकजुट नहीं हो पाए इंडियंस। दिस लेड टू द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया पीपल एज दे वांटेड लिबरलिज्म फ्रॉम द रूल ऑफ फॉरेनर। तो उन्होंने हमेशा इनको बाहरी लोगों के तौर पे देखा, इसलिए वो क्या चाहते थे? फ्रीडम, लिबरलाइजेशन। इसीलिए उन्होंने नेशनल मूवमेंट किए, स्वतंत्रता आंदोलन किए, ओके। सो सी द 1876 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसराइल एस्टेब्लिश्ड द एम्पायर ऑफ द इंडिया फॉर द क्वीन विक्टोरिया। तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। The ideals of democracy, equality, liberty and sovereignty were stressed by the early Indian nationalists. जो आंदोलन हुआ उसमें ये चीज़ें रखी गई, क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो वो ये सब चीज़ें हमें नहीं दे रहे थे, ओके। एंड शेयर्ड डोमिनेशन एंड ऑपरेशन अंडर यूनाइटेड द मासेस। बाय द 18th century, the India was being viewed as a nation state having shared tradition and a long historical past and also inspired the Indian freedom movement. अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद कैसे देखा जाने लगा इंडिया की एक ही जगह है इंडिया, जहाँ पे बहुत लॉन्ग उनका पास्ट है, एक ही जुट में देखा जाने लगा और बहुत सारी इसके ट्रेडिशंस हैं, ओके। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड बिकम मोर विजिबल एंड परमानेंट विद द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर। तो जब ब्रिटिश राज्य कैसे दिखने लगा इंडिया में, जब परमानेंटली वो इंडिया में आ गया और कंसोलिडेटेड मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पावर की आगे एकजुट कर लिया। Many imposing structures with a distinct British character were built in different places. तो अपनी ब्रिटिश सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे तो अपना हर जगह राज्य फैला रखा था। Many hill stations were also set up to diffuse the scorching Indian summers. बहुत हिल स्टेशन जो होती हैं वो ठंडक पहुंचाती हैं। I mean, अब अगर आप हिमाचल प्रदेश चले जाओगे या फिर उत्तराखंड, वहाँ पे बहुत सारी हिल स्टेशंस हैं। वो एक्चुअली इसलिए हिल स्टेशंस पहाड़ी इलाकों में ही बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे समर जो होती, स्कॉचिंग समर, बहुत ज़्यादा धूप होती थी, उससे बचने के लिए, ताकि इंडियंस वहाँ पे जाएं, ओके। एंड
जैसे ऊटी, शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सब हैं जो कि ब्रिटिश के आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होकर बनाई जाती थी. फ्रॉम द वेयर हाउस एंड द गोडाउन्स बिल्ट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डेज एंड द मिलिट्री कंटोनमेंट बिल्ट लेटर. तो मिलिट्री कंटोनमेंट भी बनाया जाए. झांसी में भी है एक. ब्रिटिश आर्किटेक्चर वो यूज एज अ रिमाइंडर ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया. तो आर्किटेक्चर इसलिए बनाए गए थे ताकि ये बताया जाए कि हमारा ही कंट्रोल है हर जगह पे. मोर ओवर दे ऑल्सो मेंटेन सफिशिएंट ट्रूप्स इन द कंट्री. तो ट्रूप्स भी मेंटेन करते थे, आर्मी ट्रूप्स. ओके. एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स वर ऑल्सो इरेक्टेड इन दिल्ली एंड द प्रेसिडेंसी मद्रास एंड इराक. दिल्ली तो बहुत ही सेंटर था एक तरीके का, तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाएंगी. और मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो कि 3 प्रेसिडेंसीज थी एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे भी बिल्डिंग्स बनाए गए थे. ब्रिटिश रूल ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ब्रिटिशर्स का era पूरी तरीके से बुरा नहीं था. वो एजुकेशन जो सिस्टम था इंडिया में उसमें चेंजेस आए. द ट्रेडिशनल सिस्टम बिगेन टू रिप्लेस बाय द इंग्लिश एजुकेशन. जो गुरुकुल सिस्टम था वो इंग्लिश एजुकेशन स्कूल्स बने. ठीक है. द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट एंड मैनी स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश्ड अंडर देयर रूल. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आज हम बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स ही लाए थे इंडिया में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल में ये लैंग्वेज बोली जाने लगी. थैंक यू. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. हम जो आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में वो पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.